प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन आज पाकिस्तान के 2 सरकारी दौरे पर पहुंच गए हैं। ये दौरा इस लिहाज से तो अहमियत का हामिल है ही कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने इस वज़ारत उज़्मा के दौर में पहली दफ़ा इनको रिसीव कर रहे हैं, पहली दफ़ा मिलेंगे। लेकिन इसके इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो इट इज़ अहेड ऑफ जो अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो प्लान है, स्केड्यूल्ड है, नेक्स्ट ईयर यहाँ से जा रही हैं। और उससे बढ़कर जो इतलात हैं कि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है दोहा के अंदर तालिबान का ऑफिस, तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात, ये तमाम चीज़ें। और उससे बढ़ के पाकिस्तानी इमरान फारूक कत्ल केस में जो पेशरफ्त हो रही है उसके हवाले से भी लोग ये समझ रहे हैं कि डेविड कैमरॉन का जो ये दौरा है ये बहुत से लिहाज से अहम है। इसमें हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में के साथ साथ आपको 2-3 और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एक तो पाकिस्तान में आपको एक हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की रोशनी के अंदर इलाज होता है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। आपको बताएंगे ये वाकया, ये मिरेकल, ये इंसानियत सोज वाकया बेसिकली हुआ किस तरह मुमकिन, उस हॉस्पिटल का आपको नज़ारा कराएंगे, वहाँ के विजुअल्स और आपको वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब पे डिबेट ऑनगोइंग है, इसमें भी बात करेंगे। आज के नामवर ज्यूरिस्ट जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे उनसे आर्टिकल 6 को लेकर। लेकिन सबसे पहले डेविड कैमरॉन का जो विजिट है उस पर बात करते हैं शमशाद अहमद साहब से। साबिक सेक्रेटरी खारजा है, खारजा के अमूर में बहुत एक्सपर्ट। शमशाद साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। लोग जानना चाहेंगे डेविड कैमरॉन के दौरे का एजेंडा इस वक्त क्या हो सकता है? बुनियादी तौर पर तो इस स्टेज पर कोई भी बैरूनी रहनुमा पाकिस्तान आएगा तो खित्ते की सिचुएशन, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, ये 2 इश्यूज हैं। और उसके अलावा बायलैटरल, बरतानिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले जिसकी तरफ आपने खुद इशारा किया, बात यह है कि ये उनका पहला दौरा नई हुकूमत के मुंतखब होने के बाद है। इस लिहाज से ये खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले इनके पेशवाओं के साथ उनके साथी ताल्लुकात रहे हैं। तो अब उनके लिए भी और डेविड कैमरॉन के लिए भी ये एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है पर्सनल इक्वेशन बनाने की। जहां तक दोनों मुल्कों के दरमियान कामरान ताल्लुकात जो हैं जी, ये बहुत पुराने हैं। रवायती तौर पर 400 साल पुराने ताल्लुकात हैं। 1612 में आपको याद होगा कि जहांगीर के वक्त बरतानिया को हिंदुस्तान में पहली दफा तजारती राइट करने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जी दैट्स राइट जी। तो मकसद मेरा कहने का है ये ताल्लुक बड़ा पुराना है। बरतानिया में इस वक्त बहुत बड़ी पाकिस्तानी ओरिजिन की ब्रिटिश सिटीजन्स की आबादी है। और उसके अलावा इस वक्त बरतानिया पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और अब हालिया सालों में एक दोनों मुल्कों के दरमियान एनहांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एक सिलसिला भी जारी हुआ है। तो उस सिलसिले की भी एक कड़ी होगा। अफगानिस्तान के हवाले से जो सिचुएशन है ऑन गोइंग और खासतौर पर ये कतर की जो डेवलपमेंट है उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करेंगे डेविड कैमरॉन यकीनी तौर पर। और आइंदा के लाए अमल पर भी बात होगी। तो उसके अलावा जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से तालीम, सेहत और ट्रेड, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर मेरे ख्याल में फोकस होगा यकीनन दोनों हुक्मरानों के, दोनों रहनुमाओं के दरमियान। तो विजिट, ये भी अच्छी बात है कि विजिट पाकिस्तान हो रहा है। यानी पुरानी रवायत के बरक्स हमेशा ये होता है कि हमारे हुक्मरान दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो ये पहली दफा एक हुक्मरान फौरन हुकूमत के मुंतखब होने के बाद आ रहा है। तो हमें जितना भी फख्र किया जाए इस बात पर। शमशाद साहब ये बताइए कि ये भी नजर आया कि रियल पॉलिटिक्स के रेलम में जब से ये इराक वॉर स्टार्ट हुई है तो अमेरिका और बरतानिया ऑब्वियसली हाथी हैं। और जहां अमेरिका ने अपनी बात डायरेक्टली नहीं कहनी होती वो बरतानिया को भी वहां पे इस्तेमाल का लफ्ज़ तो खैर मैं नहीं कहूँगा, मतलब वो अलाई हैं आपस में, तो वो एक पार्टनरशिप का पैटर्न है। तो उसी स्पिरिट की तराजुर में आपको लगता है कि जो अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से है कि ड्रोन्स के ऊपर कम से कम तनकीद गालबन, या नेटो के जो सप्लाई लाइन है उसको फैसिलिटेट करना, तालिबान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान का ऑन बोर्ड होना, उसमें डेविड कैमरॉन जो है वो भी यहाँ पर आके एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर डालेंगे या स्ट्रेटेजिक मामलात को तय करेंगे अमेरिका के बिहाफ पे? और वो क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल में वो शायद जरूर करेंगे क्योंकि पिछले गुज़श्ता 1 दहाई का जो अरसा है इसके अंदर ब्रिटेन का जो रोल रहा है वो बुनियादी तौर पर एक अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स का रहा है। हमेशा उनकी पॉलिसियों की सारी पॉलिसियां वही हैं। लेकिन वो अगर ये मसला उठाते भी हैं, मेरे ख्याल में हमारी रहनुमाओं के लिए ये बेहतरीन मौका होगा कि हम भी अपने जो खदशात हैं, अपने कंसर्न्स हैं ड्रोन अटैक्स पर,
वो डेविड कैमरॉन के जरिए अमेरिका तक पहुंचाएं। तो उस लिहाज से ये ब्रिज का रोल जरूर अदा कर सकते हैं और मेरे ख्याल में उसका फायदा हमें लेना चाहिए बजाय इसके कि उसका फायदा अमेरिका को। शमशाद साहब, मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है कि नवाज शरीफ साहब ने वजारत खारजा का पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा। एक तो मैं आपकी राय उसमें लेना चाहूंगा कि ऐसा क्या क्यों है, और फिर कितना प्रेशर होगा वजारत खारजा का जो वो खुद बर्दाश्त करेंगे, या आपको लगता है कि तारिक फातमी साहब और सरताज अजीज साहब जो है वो बेसिकली डिफेक्टो वजीर खारजा ही हैं जो कौमी सलामती दूसरे अमूर को ले रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने वैसे ही पोर्टफोलियो अपने पास रखा है? अच्छा सवाल है। मीडिया में बहुत गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं जी कामरान जी। मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को तजुर्बा भी है और मेच्योरिटी आ चुकी है उनमें, और उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं अपने गुज़श्ता दौर में, सेकंड दौर में। उससे पहले भी बड़े फैसले किए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास अगर खारजा अमूर का पोर्टफोलियो है तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। अक्सर हुक्मरान इस तरह करते हैं। जुल्फिकार भुट्टो ने भी रखा हुआ था और उन्होंने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया हुआ था, तो इन्होंने कम से कम एक एडवाइजर तो अपॉइंट किया है। जहां तक बात ये एडवाइजर सरताज अजीज साहब की और तारिक फातमी की है, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की काबीना में जितनी भी वजीर हैं, वजारतें हैं, उनमें सबसे बेहतरीन एक इक्वेशन के तौर पर अगर कोई टीम है तो उस वक्त ये है तारिक फातमी की और सरताज अजीज साहब दोनों को। तारिक फातमी एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, हमारा एक बड़ा, को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, उसने मेरे साथ काम किया है, वन ऑफ आवर बेस्ट ऑफिसर्स। और सरताज अजीज साहब मंजे हुए और इतने मैच्योर हैं कि उनके तजर्बे से फायदा जो है वो हुकूमत उठा रही है। अगर कि मेरी जाती ओपिनियन में उनकी मंजिल इससे ऊपर होनी चाहिए। वो इतने इस वक्त डिजर्व करते हैं कि जब भी जगह ऊपर पहाड़ी के ऊपर जगह होगी तो उसकी जगह वहां होगी। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि डेविड कैमरॉन का विजिट जो है इस लिहाज से अहम है कि वो शुक्रगुजार भी होंगे पाकिस्तान के कि तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पाकिस्तान लेके आया दोहा के अंदर, और दूसरी तरफ जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका का कोई पैगाम भी लेके आए होंगे, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बकौल शमशाद साहब के, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ लाइट वे। और बड़ा अहम दौरा है ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब का, पहली दफ़ा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं उनकी मौजूदगी में। अजहर जावेद साहब, एक सवाल मिसिंग लिंक है, पता नहीं इसके बारे में डिस्कस करना भी चाहिए कि नहीं, या ये सवाल रेलेवेंट भी है कि नहीं, लेकिन हमारे जहन में है तो आपसे पूछ लेते हैं। डेविड कैमरॉन का जो दौरा है, किसी भी लिहाज से उसके एजेंडे में ऑफ द रिकॉर्ड ये शामिल होगा कि डेविड कैमरॉन जो है वो इमरान फारूकी जो एक पाकिस्तानी नेशनल है रहे हैं, बाद में बरतानिया चले गए, उनका कत्ल डिस्कस करें और उसमें कोई पाकिस्तान के मिसिंग लिंक्स को तलाश करने की बात की जाए, आपके ख्याल में? जी कामरान साहब, ये तो एक फैक्ट है कि इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्वस 2 सस्पेक्ट इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, और इसका बाकायदा जो इजहार है यहाँ पे जो ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं जो पाकिस्तान में तैनात है, जब हमारी इनसे यहाँ फॉरेन ऑफिस में मुलाकात हुई गुज़िश्ता साल तो उन्होंने इसके बारे में बताया था जी। जहाँ तक बात है बरतानी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून के अपने दौरे की, तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पाकिस्तानी जो यहाँ पर लोग हैं, इसके अलावा जो ब्रिटिश पुलिस है वो बहुत कंसर्न है, क्योंकि ब्रिटिश सॉइल पे होने वाला हर एक मर्डर बरतानवी पुलिस के लिए एक प्रॉब्लम है और वो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं। अजहर साहब, आप समझते हैं कि जी क्या डेवलपमेंट है, बताएं। गुज़िश्ता दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं वो अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज्यादा तेजी है पुलिस की तरफ से, और पुलिस अपना जो गुज़िश्ता, अगर आप 2 साल 6 महीने का काम एक तरफ रखें और गुज़िश्ता 1 महीने का काम, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? इतनी तेजी क्यों आई स्कॉटलैंड यार्ड की, फुर्तियां क्यों है इतनी ज्यादा इमरान फारूक कत्ल केस में? क्या शवाहिद मिल गए आपके ख्याल में उन्हें, या मिल सकते हैं शवाहिद? इसमें जो हमारी जो लेटेस्ट जो हमारी बात हुई, जो हमारे जो सोर्सेज हैं पुलिस में, उनका ये कहना है कि पुलिस को काफी हद तक इसमें कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन उनके जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो अभी तक ये समझती है कि इसके एविडेंस इतने ज्यादा इनफ नहीं है कि किसी को चार्ज किया जा सके और उसको कोर्ट में उसका मुजरिम भी ठहराया जा सके। तो इस हवाले से अच्छा अजहर साहब, मुझे एक बात बताइए जी 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 जी, ये जो 2 लोगों की बात की है, ये जो डेविड कैमरून खुद तो हो सकता है इस बारे में बात न करे, लेकिन जो उनका वफ्द है साथ,
जो मुलाकातें होनी है उसमें बहरहाल हमारे जो यहाँ, लेकिन ये भी तो इतलात है ना कि बेसिकली तो ब्रिटिश ऑफिसर जो है शायद वो इन्वेस्टिगेट कर भी चुके हैं इन 2 लोगों से आके पिछले दिनों में, या आपके ख्याल में ये इतलात सही नहीं है? नहीं, अभी तक कोई रिसाइट। अच्छा, अब मुझे आपसे क्विकली एक और सवाल करना है। आपकी सुपर लीड खबर छपी अखबार में दुनिया में कि इल्ताफ हुसैन साहब को जो है हिफाजती तहवील में लिया, मतलब उनको हिफाजत की पेश नज़र पुलिस ने किसी महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इल्ताफ हुसैन साहब को किससे खतरा है लंदन में इस वक्त? जी, हिफाजती तहवील नहीं है, ये सिक्योरिटी फराहम की गई है, क्योंकि जो अल्ताफ हुसैन साहब का घर था उसकी जो वीडियो है वो टीवी चैनल्स पे आ गई थी और बहुत ज्यादा डिस्कस हुई सोशल मीडिया पे, और उनका जो घर का एड्रेस है वो लोगों को पता चल चुका था। सिक्योरिटी रीजन की वजह से एमक्यूएम की ही दरखास्त पर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन एक और जगह शिफ्ट हुए हैं जहां पर पुलिस जो है उनको प्रोटेक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिहान हाशमी साहब ऐसा मौजूद है? जी 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 रिहान साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप कराची का मामला है, इमरान फारूक कत्ल केस का तो खैर मैं जिक्र बाद में आपसे करूंगा, लेकिन अभी जो इतलात आई हैं, हमने जो खबर देखी कि जो जस्टिस बाकिर है उन पर जो अटैक हुआ वो कराची की सेंट्रल जेल में कैदी जो है उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, और वहां से मतलब इतनी हालात खराब है पाकिस्तान की जेलों के, वहां मोबाइल भी मौजूद है, वहां लॉजिस्टिक्स भी है कि एक जज पर कत्ल की प्लानिंग हो सकती है। देखिए बिल्कुल कामरान, ये मुख्तलिफ हसास इदारों, पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच हैं और खास तौर पर हसास इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स कई माह से पुलिस हुकाम और हुकूमत सिंध तमाम इदारों को भेजते रहे हैं कि ये जो जेल है वो सबसे बड़ा जराइम का गढ़ है। यहाँ से मोबाइल फोन के जरिए टारगेट किलिंग समेत दीगर वारदातों के अहकाम जारी किए जाते हैं, और ये जो ऑपरेशन किया गया है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद रोज पहले भी ऑपरेशन किया गया था पुलिस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा ऑपरेशन किया गया और वहां से रेंजर्स ने चीजें बरामद की। मोबाइल फोन थे, जो जेल खाना जाते हैं वो अगर अच्छा रिहान साहब, एक बात बताइए क्विकली कि ये कह रहे थे ना हुकूमत के एक एक्स्ट्रा, हर जेल जो है उसके साथ एक्स्ट्रा दीवारों की हिसार बनाई जाएगी, तो क्या इस जेल के प्लानिंग शुरू कर दी है वजारत सिंध ने, या भी नहीं शुरू की क्योंकि हालात तो ऐसे ही हैं? देखिए वो सिर्फ जो बयान होते हैं मीडिया को दिए जाने, अब तक कोई ऐसी नहीं है। हिफाजती दीवार पुरानी है, जब सेंट्रल जेल बनी थी किसी जमाने में उसी जमाने की है, और आज से तकरीबन 10 रोज पहले भी तकरीबन या एक हफ्ते पहले क्रैकर फेंके गए थे जेल के अंदर, क्योंकि जेल जो कराची सेंट्रल जेल है वो काफी बड़ी जेल है पूरे सिंध की, तो ये जेल की जो सिक्योरिटी है वो भी एक खतरा है। इसी में पेश नजर जो गलतन तंजीमों के जो लोग होते हैं जो पकड़े हुए उनको। बहुत शुक्रिया रिहान साहब, वक्त की किल्लत है वरना आपसे और बात करता है। इसके ऊपर कराची से जुड़े मामलात और कराची और पाकिस्तान से जुड़े मामलात और डेविड कैमरॉन का आना इमरान फारूक कत्ल केस एजेंडे का हिस्सा है यानी तालिबान एजेंडे का हिस्सा है कि ये आज और कल में चल जाएगा पता, जब डेविड कैमरॉन प्रॉब्लली जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको एक हॉस्पिटल लेके जाएंगे पाकिस्तान की जहां पे मोबाइल फोन की रोशनी के अंदर जो है वो अफसोसनाक काम होता है यानी ऑपरेशन। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। अजीब गरीब वाक़या है कि जीरा अस्पताल के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन की रोशनी के अंदर जो है कि टॉर्च की रोशनी के अंदर जो है ऑपरेशन हुआ है। हमारे रिपोर्टर सलीम शेख मौजूद है। सलीम साहब, ये वाक़या जो है बड़ा अफसोसनाक है, ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ? जी, जो जिस तरह के पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना है, इसी तरह अस्पतालों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं वो जब अक्सर ऐसा होता है कि ऑपरेशन हो रहा होता है तो अस्पतालों में लाइट चली जाती है, क्योंकि अस्पतालों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना नहीं किया गया। और जिना अस्पताल में भी इसी तरह हुआ है कि लोड शेड ऑपरेशन के दौरान जो है लाइट चली गई, और जिसकी वजह से मजबूरन जो ऑपरेशन जिस शख्स का किया जा रहा था उसका ऑपरेशन जो है मोबाइल लाइट के अंदर किया गया। और अगर ये जो मोबाइल लाइट है इसकी रोशनी इतनी कम होती है, जो फुटेज हम आवाम को दिखा भी रहे हैं कि अगर उस दौरान अगर डॉक्टर्स कहीं गलत जो है वो स्टिचेस लगा दें या उसको काट दें इंसान, नहीं तो ये वैसे मरीज जो है वो बच गया या मरीज जिंदा है मरीज इस ऑपरेशन के बाद? जी, मरीज तो जो है हमने पता किया वो बिल्कुल सेहतयाब है और अब उसको डिस्चार्ज भी कर बहुत शुक्रिया जी। जिना हॉस्पिटल के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर आम घरों के अंदर जनरेटर हो सकता है तो जिना हॉस्पिटल के लिए शर्म का मुकाम है, उनके पास जनरेटर नहीं है और वो भी ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह पर जनरेटर नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को चाहिए इस पर एक्शन लिया, आई थिंक एक्शन ले भी लिया गया है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि जिना हॉस्पिटल जो लाखों रुपये चार्ज करता है उसके बाद जनरेटर ही नहीं है, अगर लाइट चली जाए तो ऑपरेशन जो है वो मोबाइल फ़ोन की रोशनी में होगा।
ये पाकिस्तान में हेल्थ की पोजीशन है। व्यूअर्स, हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे। आपको लेके जाएंगे आर्टिकल 6 की एक अहम तरीन डिबेट के ऊपर। परवेज मुशर्रफ के साथ कौन कौन से लोग और फंसते हैं अगर 12 अक्टूबर से मामला शुरू होता है। ये वो डिबेट है जो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट हाउस में शुरू की है। इसी डिबेट के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे परवेज मुशर्रफ साहब के वकील, एक बहुत सीनियर जज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी जो है वो हम जो ऑनगोइंग डिबेट है उस पर बात करेंगे और वो है परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से जो आर्टिकल 6 का मुकदमा चलने की बात की है पार्लियामेंट के अंदर। और इसमें दो ओपिनियन सामने आए हैं। परवेज मुशर्रफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि 12 अक्टूबर 99 से जो है मेरा जो एक्ट है मुझे और मेरे कोलैबोरेटर्स को उसके ऊपर ट्रायल किया जाए, जबकि पार्लियामेंट जो है और जो वफाकी हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे चल रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 12 अक्टूबर तक जाने को तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि नहीं, 3 नवंबर की जो इमरजेंसी है जिसमें उनको नज़रबंद किया गया जजेस को, सिर्फ मामला वहाँ तक रखा जाए। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मामला 12 अक्टूबर 99 का, उसमें कोलैबोरेटर्स और परवेज मुशर्रफ साहब को क्यों छोड़ा जाए, और जो छोटा मामला है उसकी बनिस्बत 3 नवंबर उसको क्यों सिर्फ पिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की उसको पिक कर रही है और वफाकी हुकूमत जो इसी वादे के साथ आई थी या आई है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बगावत का चलाएगी परवेज मुशर्रफ साहब पे और आर्टिकल 6 के तहत और कोलैबोरेटर्स पे भी चलाएगी, वो इस पे खामोश क्यों है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑब्वियसली अहमद रजा कसूरी साहब जो परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड सईद उज़्मा सिद्दीकी साहब, उन जजेस में से जिन्होंने पीसीओ का हल्फ नहीं लिया, और चौधरी जाफर इकबाल साहब PMLN के मेंबर नेशनल असेंबली। चौधरी साहब, मेरा आपसे बड़ा स्ट्रेट सवाल है, आपका पूरा मंशूर की जो स्पिरिट है और जो पूरा जितना भी आपकी लीडरशिप ने जो वादे किए आवाम से, में सबसे बड़ा ये था कि आर्टिकल 6 बगावत का मुकदमा चलाया जाएगा परवेज मुशर्रफ साहब पे, और आर्टिकल 6 के 3 आर्टिकल्स तो कम से कम हैं, उनमें कोलैबोरेटर्स भी शामिल हैं जिनमें जजेस भी हैं, साबिक जर्नल्स भी हैं। आज आपकी हुकूमत जो है वो तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट की उस लाइन के साथ टो कर रही है जो उन्होंने उनको जवाब मांगा है जजेस केस के ऊपर, नजरबंदी केस पे, लेकिन आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 12 अक्टूबर 99 जब ये सान्या हुआ, इतना बड़ा मैंडेट 2/3 उड़ा दिया गया मुशर्रफ साहब ने, उसके ऊपर आप गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं चला रहे, और चलाएंगे तो कब चलाएंगे? लोग इसका आपसे मुतालबा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। एक चीज तो आपने बिल्कुल शुरू में अभी कही कि मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा एक वादा किया। हमने बहुत वादे किए, सिर्फ एक ये नहीं था कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो है वो मुकदमा चलना है और इसी पे सब कुछ होना है। इसके अलावा हमारा मंशूर पूरी एक बुकलेट है और उसके अंदर पाकिस्तान के जितने अहम मसाइल हैं उनको एड्रेस किया गया है। जी। और आज अगर हम सिर्फ मीडिया को देखें और टीवी टॉक शोज को देखें तो पिछले 2 दिन से ये लग रहा है कि शायद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ही मसला है कि मुशर्रफ साहब को ट्रायल किया जाए, और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ और हकीकत के साथ देखें कि जो ही सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये पूछा तो हमने साबका अदवार की तरह ऐसे लेतो लाल से काम नहीं लिया, हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़े, हमने ये नहीं किया कि सोचेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, करेंगे, बल्कि बहुत नए अंदाज में, बड़ी जुर्रत के साथ और एक नया सियासी अपना अंदाज अपनाते हुए। आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि मीडिया पे उठाया, उसकी वजह ये है कि PMLN और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उस पर पार्लियामेंट में स्पीच कर दी और उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 6 पे तायद मांगी और पूरी ऑपोजिशन ने उसको उनके लब्बैक कहा। तो मसले तो बहुत बड़े बड़े हैं, महंगाई से लेकर लोड शेडिंग तक है, लेकिन क्योंकि आपकी हुकूमत ने जो है इस मसले को लाइमलाइट किया, तो मेरा आपसे पर्टिनेंट सवाल है, आप गद्दारी का मुकदमा परवेज मुशर्रफ और उनके कोलैबोरेटर्स, जजेस, साबिक जर्नल्स और दूसरों पे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, या सिर्फ परवेज मुशर्रफ पे चलेगा? मेरे भाई, इस तरह से है कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की, और फिर बात भी ये नहीं कि किसी मिनिस्टर ने, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आके की, पूरी कौमी असम्बली को एतमाद में लिया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये हमसे पूछा, ये चीज़ हम उन्हें बताने जा रहे हैं, और हमने बताया कि हाँ ऐसा होगा, आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेगा, और पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर जुडिशरी का साथ देगी, जो ताउन उन्हें चाहिए होगा वो हम पेश करेंगे। मुझे बताइए ना एक बात, सईद उज़्मा सिद्दीकी साहब कह रहे हैं दस्तूर में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत मुकदमा चलाती है गद्दारी का, ये तो आप ताउन कर रहे हैं जजेस नजरबंदी केस में, जो कि एक हिस्सा है। मैं आपसे सवाल बार बार ये पूछ रहा हूं कि 12 अक्टूबर 99 जिसमें आपकी हुकूमत को पलटा दिया गया, शब खून मारा गया जमहूरियत के ऊपर, जो गुनाह कबीरा जुल्म अजीम है, उसको लेकर आप ट्रायल करेंगे परवेज मुशर्रफ साहब और उनके मावनीन का, जिनमें जजेस भी शामिल है? मेरा ख्याल है आज जो इस वक्त इशू है
उसमें हमने भरपूर रिस्पांस दिया है, बड़े अच्छे अंदाज में दिया है, और आइंदा भी ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम तो ये नारा लेकर आए हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी। बिल्कुल जो हमने वादा किया है वो पूरा होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं कि जो पिछली हुकूमत का रवैया रहा कि हर मामले में हम कोई डेट दें, कोई टाइम फ्रेम दें और ये बताएं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ आप कह रहे करेंगे। अहमद रजा कसूरी साहब एमएनए हैं पीएमएलएन के, वो कह रहे हैं कि हम तो जफर अली शाह 12 अक्टूबर से शुरू करेंगे ट्रायल परवेज मुशर्रफ का, अभी नहीं तो कभी तो करेंगे वो। जी आपको लगता है करेंगे? ये है कि ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि 12 अक्टूबर से मामला स्टार्ट हो, क्योंकि तकरीबन 70 के करीब जो जजेस हैं दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अबैटर्स एंड एडर्स एंड कोलैबोरेटर्स। चीफ जस्टिस साहब ने 2 दफा ओथ ली एज ए जज ऑफ द बलोचिस्तान हाई कोर्ट अंडर पीसीओ, फिर as a judge of the Supreme Court, and lastly took oath as a Chief Justice from General Musharraf. अगर General Musharraf से इतना ही उनको बोगस था तो why did he take oath from him? See, these are double standards. These are double standards. See, it has to be resolved. देखें, बात यह है कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के में लिखा हुआ है कि ये जो मामलात हैं अपने सबवर्शन के, इनकी जो कट ऑफ डेट है वो 23 मार्च 1956 है। 1956 ऑनवर्ड ये तमाम मुकदमे खुलेंगे। तो जब, इसीलिए तो मैंने कहा था, जब मैंने आर्गू किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और जब पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, बहुत सारे चेहरों पर से नकाब उठेगी। तो चीज ये है कि अगर वो कहने, पंजाबी कहने फायदिया नु वान बराबर होता है कि आओ फिर आओ ना, फिर वान में आओ, लेट्स रन टुगेदर। बात यह है कि हमें नहीं उम्मीद है इनसे फेयर ट्रायल की, और हम फेयर ट्रायल के लिए 2 डिमांड कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ शुड आल्सो रिजाइन एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुड आल्सो रिजाइन। ओनली देन वी कैन गेट फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में बीइंग अ जज मुझे बताइएगा कि अगर आप इस केस की हेयरिंग सुन रहे होते और अहमद रजा कसूरी साहब आपके सामने ये पिटीशन फाइल करें कि जी क्योंकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब भी इसमें पार्टी है, बकौल अहमद रजा कसूरी साहब के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी पार्टी है, तो ये पहले रिजाइन करें, और जब तक ये रिजाइन ना करें तो मुकदमा फेयर हो ही नहीं सकता। वुड यू एग्री टू दिस आर्गुमेंट हैड यू बीन द जज ऑफ दिस हियरिंग? देखिए, ये आर्गुमेंट जो है ये काबिल कबूल इसलिए नहीं है जी कि ये ट्रिब्यूनल जो है इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई नेमुल बदल आपके पास मौजूद नहीं है। और ये फैसला आज से बहुत साल पहले 90s में ये फैसला हो गया था कि वली खां के केस में, जब वली खां के ऊपर मुकदमा कायम हुआ था, उनकी पार्टी को बैन किया गया था, उस वक्त भी ये एतराज़ उठाया गया था कि वो जजेस जिन्होंने वो ट्रिब्यूनल के हेड थे, उसमें अपने हामिद रहमान साहब थे, उनके साथ काजी साहब थे, उनके साथ चीमा साहब थे, उन दोनों जजेस के मुतालिक ये कहा गया कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने जो सेक्रेटरीज रहे हैं और इन्होंने अपनी राय दी भी है, इसलिए ये मुकदमा जो है वो नहीं सुन सकते। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए थे और ये कहा था कि ये मुकदमात जो हैं, इस किस्म के मुकदमात में इस किस्म के एतराज़ जो है उस वक्त तक नहीं सुने जा सकते जब तक कि कोई ट्रिब्यूनल का नेमुल बदल मौजूद ना हो। इसलिए क्योंकि इस ट्रिब्यूनल का नेमुल बदल मौजूद नहीं है, इसलिए वली खान वाले केस में उन्हें सारे एतराज़ात दफन कर दिया और ख़त्म कर दिया। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी इफ्तिखार चौधरी नहीं बैठ सकते तो उनके अलावा दूसरे जजेस हैं वो सुन लेंगे, उसमें कौन सी बात है। जी कसूरी साहब, देखिए बात यह है कि दिस केस इज ए डाइवर्शनल टैक्टिक्स। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर आया है असेंबली में 24 को तो वो डिबेट वाइंड अप करेगा ऑन द बजट, क्योंकि वो जो तमाम एतराज़ात थे ऑपोजिशन को उनको मीट करेगा। अब क्योंकि ये ना बिजली का मामला तय कर सकते हैं, ना जॉब दे सकते हैं, सर ये ना टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डाइवर्शनल टैक्टिक्स है। जनरल मुशर्रफ केस इज नॉट ए इशू। ये भूख नंग, ये चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, नॉट एन इशू, एक मिनट इज टेररिज्म। ठीक है, मैं ये चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन चौधरी साहब 1 मिनट में आपके पास जरूर आ रहा हूं, पूरा टाइम मिलेगा आपको। जैसे सईद और सिद्दीकी साहब, मुझे आपसे एक सवाल का हमेशा जवाब चाहा मैंने, लेकिन हमेशा तिचलेगी रही।
हालांकि आप जैसे बेबाक जज जो है वो उनसे तिश्नगी होनी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि और सवाल भी आप ही के उसका है, मतलब आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। सर मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं, वो मुझे कहते हैं आपसे सवाल पूछो कि वो तो ठीक है वफाकी हुकूमत करेगी, आपने बिल्कुल सही आर्गूमेंट दिया, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है किसको करे किसको ना करे। मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, क्रेडिबल जज है, मुझे ये तो बताइए कि जिन हम कहते हैं कि जी परवेज मुशर्रफ को हॉरिबल एग्जाम्पल इसलिए बनाया जाए ताकि आइंदा मार्शल लॉ का रास्ता रुके, बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन सर आप ये बताइए कि वो जजेस जिन्होंने जो साथ देते आए हैं परवेज मुशर्रफ साहब या दूसरे जर्नल्स का मार्शल लॉ में, उनको हॉरिबल एग्जाम्पल बनाने के लिए कुछ सजेशन देना सर, उनके साथ क्या किया जाए, आपकी सजेशन क्या होगी हुकूमत को? देखिए मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि जब ये मुकदमा अभी तो मुकदमा दाखिल नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने एक बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा। जिस वक्त वो कंप्लेंट दाखिल होगी उस वक्त ये सारे डिफेंसेस जो ये कसूरी साहब जो यहाँ बता रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, ये सारे डिफेंसेस अवेलेबल हैं इनको, ये एतराज़ात उठाए जा सकते हैं उस कोर्ट के सामने जहाँ वो मुकदमा चलेगा। और जब ये मुकदमे के अंदर ये एतराज़ात उठाए जाएंगे तो उस कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि इन तमाम एतराज़ात का जवाब दे, और इन तमाम एतराज़ात के ऊपर या तो कोई राय नहीं है इस पे, या अगर वो नहीं करती है तो फिर उसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सईद उमर सिद्दीकी साहब आपकी कोई राय नहीं है ऐसे जजेस के ऊपर जिन्होंने पीसीओ के हल्फ उठाया, उनके साथ क्या किया जाए, आपकी कोई राय नहीं है इस पे? हेलो जी सईद उमर सिद्दीकी साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोले सर। मैं ये कह रहा हूं आपकी कोई राय नहीं है इसके ऊपर कि जिन जजेस ने एलिबाई प्रोवाइड करते हैं उनके साथ क्या किया जाए, इस पे आपकी कोई राय नहीं है? देखिए ये सवाल जो हम और आप इसका जवाब नहीं दे सकते। जब ये मुकदमा कायम होगा उस वक्त इसका जवाब आएगा, और जवाब इसका देने के वाले जुडिशरी खुद है, जुडिशरी खुद इसका जवाब देगी कि कौन कौन लोग जो हैं इसके ऊपर जिम्मेदार। ठीक है। इसमें किसी को स्केप नहीं है, इसमें जो कुछ उसमें लिखा हुआ है कानून में उसके मुताबिक वो कोर्ट फैसला करेगी। इस वक्त ये तो इस वक्त तो ये आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है कौन किसके खिलाफ मुकदमा दाखिल होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि एक उनका बयान उनका आया, उस बयान की बेसिस पे क्या उसमें एक आदमी होगा या 2 आदमी होंगे या 10 आदमी होंगे या 50 आदमी होंगे। ये पॉइंट आ गया सर आपका, मैं समझ गया आपकी सारी बात। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। चौधरी साहब, अहमद रजा कसूरी साहब ने कहा कि आप 12 अक्टूबर पे इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस से नाम लेके कहा है कि वो उसके अंदर आते हैं, इसलिए आप नहीं करेंगे। आप इसका आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कसूरी साहब को? कामरान शाहिद साहब, देखें, 2 चीज़ें जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा। इस सवाल का भी जवाब बिल्कुल मैं दूंगा और यकीनन ये बात भी आएगी। एक चीज़ तो ये है कि अभी आज क्या हमसे पूछा गया, वो ये पूछा गया कि क्या आर्टिकल 6 के तहत ये मुकदमा चलना चाहिए। यस, वी रिस्पॉन्डेड, और बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़ी जुर्रत के साथ और सियासी तदब्बुर के साथ, पूरी अपोजिशन और सारी सियासी क़यादत को सामने साथ लेते हुए। अब जो इसका अगला तरीक़ेकार है वो कसूरी साहब भी समझते हैं कि अब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से वो इस्तगासा आएगा, वो केस होगा, वो ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगा। जब वो इस्तगासा आएगा फिर ये सारी बातें करने का मौका मिलेगा कसूरी साहब को कि किसको छोड़ा, किसको रखा और किसको किस हद तक जो है वो रिलैक्सेशन उसमें दी गई या ना दी गई। हाँ, वो इस्तगासे के लिए टाइम भी लगेगा, आएगा, ट्रिब्यूनल बनेगा। और जहां तक ये बात कसूरी साहब ने की कि बड़े अहम और मसाइल हैं जिसको छोड़कर हमने एकदम इस पे आ गए और ये सोच रहे थे कि वजीर आजम साहब जो है वो बजट स्पीच समेटने आएंगे। हाँ, अगर इसहाक डार साहब की बातें सुनी हो कसूरी साहब ने, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी वजीर खजाना ने एक MNA के सवाल का जवाब दिया हो। हमने दिया और पूरी असेंबली ने अप्रिशिएट किया, ओपोजिशन अप्रिशिएट किया। साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं जी, ये उन्होंने किया। जी मुझे बताने दीजिए जरा, दहशतगर्दी की उन्होंने बात की। मैं तो एग्री कर रहा हूं आपसे, सारी बातें उसके ऊपर हमारे जो निसार साहब, हमारी मिनिस्ट्री पूरा काम कर रही है। ठीक है, बिजली की बात की, हाँ, उसके ऊपर हमारी पूरी प्लानिंग है। हम वो पिछले लॉसेस भी अदा करने जा रहे हैं, वो जो डेट सर्कुलर है पे करने जा रहे हैं, एनर्जी के मुतबादल जराए ढूंढने जा रहे हैं, उनके ऊपर हमने कौम को चंद दिनों में एक पॉलिसी देनी है। और सिर्फ एक चीज पे नहीं, हाँ, हम दहशतगर्दी पर पॉलिसी देंगे, हाँ, हम बिजली के बहरान पे पॉलिसी देंगे, हाँ, हम बड़े वोकल होकर आर्टिकल 6 की तरफ आएंगे। जी सूरी साहब, सवाल पूछूं आपसे मैं? जी मैं जवाब देना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी की पूरी जो रियासत है वो एक सतून पर खड़ी हुई है
उस सतून का नाम है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। बाकी सारे सतून जो गिर चुके हुए हैं, पार्लियामेंट कमजोर हो चुकी हुई है, जुडिशरी भी ट्राई हो चुकी हुई है, अपनी ब्यूरोक्रेसी भी खत्म, एक पिलर है जिस पर पूरा का पूरा रियासत खड़ी हुई है। अब जो पाकिस्तान के दुश्मनान हैं उनका तमाम जो टारगेट है वो आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान है, उसको मलाइन किया जाए। ये जो मुकदमा है इससे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स टू ब्लैकमेल दी आर्म फोर्सेस, एंड आई टेल यू कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी वेरी अनप्लेजेंट थी। लेकिन कसूरी साहब ये अखबारी इतलात ऐसा नहीं है जी, एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। अखबारी इतलात के मुताबिक कसूरी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कियानी साहब को ऑन बोर्ड लिया है मुशर्रफ साहब के ट्रायल के हवाले से। जी कामरान साहब, मैं जवाब देता हूं इस चीज का। एक मिनट आता हूं बस। कसूरी साहब, सवाल आपसे यही है मेरा कि अखबारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने ऑन बोर्ड लिया जनरल कियानी को मुशर्रफ साहब के इशू के ऊपर, गद्दारी के मुकदमे। देखें कि आर्म फोर्सेस का अपना पूरा एक सेटअप है, उनका पूरा एक ISSPR है जिसका एक मेजर जनरल के लेवल का बंदा होता है, एंड जब रावलपिंडी वाले बोलते हैं तो वो अपने स्पोक्समैन के जरिए बोलते हैं। रावलपिंडी वालों का मौकफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाउस से नहीं निकलता। ठीक है जी। चौधरी साहब, आप क्लैश कराना चाह रहे हैं इदारों के बीच में, कसूरी साहब कह रहे हैं। जी नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कसूरी साहब तो पिछले कुछ अरसा से सिर्फ ड्यूटी एक दे रहे हैं कि गैर आईनी इक़दामात का दिफा करना, और परवेज मुशर्रफ साहब के जितने काम हैं उनको इन्होंने सपोर्ट करना है। और अभी ये जो अल्फाज के इतने मेच्योर होके, सीनियर होके जो बात इनकी जुबान से निकली, हमने कौमी असम्बली के अंदर बड़ी क्लियर कट जो निसार साहब ने स्पीच की और वहां पे बताया कि हाँ, पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है, हमारे नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है। हम किसी तौर पाक फौज के इदारे को ना किसी को बदनाम करने देंगे, ना किसी को अपना आलाकार बनाने देंगे, और ना कसूरी साहब को और परवेज मुशर्रफ साहब को यह मौका मिलेगा कि वो इस चीज की सपोर्ट लें कि हाँ वो फौज के नुमाइंदे हैं। नॉट एट ऑल। पाक फौज तो एक जुर्रत और बहादुरी की मिसाल है, और हम हर तरह से अपनी पाक फौज के पीछे खड़े हैं, इखलाकी तौर पर, नजरियाती तौर पर। और ये जितने इकदाम परवेज मुशर्रफ साहब ने किए, इसमें पाक फौज का किरदार नहीं, ये एक शख्स की सोच है। हाँ, वो उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, ये अलग बात है। अब उसे परवेज मुशर्रफ के तौर पर इसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है कसूरी साहब, कसूरी साहब आप गैर आईनी इक़दाम की हमायत करना छोड़ दें। चौधरी साहब का मशवरा आपको, चौधरी जाफर साहब का। जी देखें, चौधरी साहब को कहिए कि मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो किसी माशला की हुकूमत का, ना मैं MNA रहा, ना मैं एम्बेसडर रहा, ना मैं उसका एडवाइज़र रहा। जनरल ज़ियाउल हक 11 साल मेरे वालिद के मुकदमे की वजह से उनको एक मिल गया एक टेन्योर, लेकिन मुझे आप जनरल ज़ियाउल हक के साथ नहीं देखेंगे। आप किसको देखेंगे जनरल ज़ियाउल हक के साथ? ये सारे जावेद हाशमी, मियां नवाज शरीफ, अपना यूसुफ गिलानी, ये सारे के सारे हैं, ये भी कोलैबोरेटर्स हैं। क्योंकि आप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 23 मार्च 1956 है। इवन मियां नवाज शरीफ इज अ कोलैबोरेटर, क्योंकि वो पला बड़ा जो मार्शला की गोद में उसने परवान चढ़ा उसी थी। जी चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करते हैं। कसूरी किसी जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बात आज की हो रही है, इस वक्त की हो रही है, और आज जिस वक्त पाकिस्तान इस मुकाम पे खड़ा है, जहां तक ये बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, तो कौम ने उन्हें तीसरी बार पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का मौका दिया। हाँ, माजी की अगर वो बात है, गैर जमाती इंतखाबात थे, उस वक्त मुंतखब हुए, पंजाब असम्बली में पहुंचे, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ की क़यादत, मियां नवाज शरीफ की जमात, और ये जब मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए, इन्होंने कब्जा किया, उसके बाद कसूरी साहब पूरी एक जद्दोजहद है जिसमें मुस्लिम लीग नून के किरदार को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो जमहूरियत की बहाली के लिए हो, वो अदलिया की बहाली के लिए हो, और आज ये सारी हलचल इसलिए है कि मियां नवाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट की आखिरी सवाल मेरा आपसे, बिल्कुल ऐसे ही है। साहब ये बताइए, आप मुशर्रफ साहब को रोज मिलते हो, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं या क्या है इस वक्त? Oh, he is on top of the world. He is top of the world. He is so confident. He says कि मैंने इस पाकिस्तान की खिदमत की है। 8 साल मैंने इस मुल्क को
एक अजमत दी, इसको मुल्क को बैनुल-अक़वामी दुनिया में पहचान दी, इसको खुशहाली दी, इसमें पैसे की रेल पेल थी, इसमें डेवलपमेंट थी, लोग सुकून से रहते थे, बिजली का कोई मसला नहीं था, गैस का कोई मसला नहीं था। तो जनरल मुशर्रफ स्पिरिट हाई है उनकी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, वेरी स्पिरिट हाई है। तो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक अपना चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस हैं और अपना नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि चीज यह है कि अंडर जो लॉ है, जो हाई ट्रीजन एक्ट, उसके अंदर कंप्लेनेंट भी फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर भी आपका फेडरल मौका आ गया गवर्नमेंट जी, है, और अपना जो प्रोसिक्यूटर फेडरल गवर्नमेंट है, और वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है नवाज शरीफ। आज का ये प्रोग्राम था, आपने सुना, आज का ये प्रोग्राम था, इसमें कोई तबसरा नहीं, और ये डिबेट ऑनगोइंग है। देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। हमारा ये मंशा था कि दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुना दिए जाए, वो हमने सुनवाने की कोशिश की। हमें नेक्स्ट टाइम तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।